साधन किसे कहेंगे? हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वह हमारा संसाधन है। तो क्या सब ऐसा चीज है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, चाहे वह भौतिक हो या जैविक हो। अभी हम क्लासरूम में हैं तो किस चीज का हम लोग उपयोग कर रहे हैं? बेंच का कर रहे हैं, बोर्ड का कर रहे हैं, मार्कर कर रहे हैं। अलग अलग चीजों का हम सुबह से लेके शाम तक और रात तक दिन भर अलग अलग चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं। कोई चीज जैविक है, कोई चीज भौतिक है, वह हमारा साधन के रूप में उपयोग हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। समझ गए इसको? संसाधन किसे कहेंगे? जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। वह जैविक भी है और भौतिक भी है। जैविक भौतिक इसके बारे में बताएंगे। संसाधन को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, ये मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? जो प्रकृति ने हमें दिया है, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में प्रकृति ने हमें दिया है। क्या दिया है? भूमि दिया है, जल दिया है, वायु दिया है, पर्वत दिया है, पठार दिया है, मैदान दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं। ये हमारा प्राकृतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन वह है जो मानव ने खुद अपने प्रयास से किया है। मानव भी खुद एक संसाधन है। मानव ने जो अपने प्रयास से किया है उसे हम मानवीय संसाधन कहेंगे। मानव ने अपने प्रयास से इस पेड़ की लकड़ियों को काटकर बेंच बनाया है, मोबाइल बनाया है, अपनी मार्कर बनाया है, मोटर व्हीकल्स बनाए हैं, बहुत चीजें बनाई हैं। मार्कर बनाए, बोर्ड बनाए, सड़क बनाया, बिजली बनाई। तो मनुष्य ने अपने कुशलता से जो बनाया उसे हम मानवीय संसाधन कहेंगे। ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक एक लेग को हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन को हम लोग दो पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे हम लोग उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जिस चीज का हम उपयोग कर लें पुनः हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। आज फसल लगा दिए हम किस खेत में, तो उस फसल पक गई, कट जाएगा, तो कटने के बाद फिर फसल बोएंगे, फिर प्राप्त हो जाएगी। जिसका जल्दी से हम प्राप्त कर सकते हैं, नवी, जिसको हम नया सृजन कर सकते हैं, बना सकते हैं, नया तैयार कर सकते हैं, उसका उपयोग करने के बाद नया बना सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। नवीकरणीय संसाधन को आप यहाँ देखिए, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, हवा से हमको ऊर्जा प्राप्ति होगी, पवन चक्की लगाएंगे तो उसका उपयोग करेंगे, फिर से वो अगर ऊर्जा समाप्त हो गई पुनर्निर्माण हो जाएगा। तो जिसका जल्दी से निर्माण किया जा सकता है, जल समाप्त हो जाएगी, जल तो धरती पर लगभग 71% जल है। तो जल है तो जल देखिए, जल का चक्रण होता है। समुद्र में नदियों का जल वाष्पित होकर के बादल बना, बादल से वर्षा हुआ और वर्षा होकर के फिर हमारे भूमिगत जल में गए, फिर हम लोग भूमिगत जल से निकाले। हाँ, ये बात अलग है, वो उतना अंदर तक जाने की बात नहीं है कि भूमिगत जल हो या कोई शुद्ध जल हो, इसमें हम नहीं बांट रहे। लेकिन ये जान रहे हैं कि जल जो है पीने योग्य भले कम हो, लेकिन जल का पुनर्चक्रण संभव है। तो जिसका पुनर्चक्रण संभव है, जैसे पवन, जल, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि नया बना सकते हैं। इसके अंतर्गत जैव संसाधन भी आएगा। जैव संसाधन मतलब होता है जो जीव जगत है। जीव जगत में कौन आ गया? मनुष्य आ गया, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, जीव जंतु, इसका यह जैव संसाधन हो गया। तो नवीकरणीय संसाधन में ही आएंगे। जैसे कोई मानव मरता है तो मरने से पहले वह किसी को जन्म दे देता है। अगर कोई वृक्ष मरती है, वृक्ष का उम्र हो गया, वह सूख जाएगी, उसके पहले कितने बीज उसके झड़ते हैं, नए पौधे का सृजन हो जाता है। पुराने पत्ते जब झड़ते हैं तो नए पत्ते का सृजन हो जाता है। इसीलिए हम इसको नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधा, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा। और वन्य जीवों में क्या है कि एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है? भोजन करता है। और मरता है तो फिर वह भी तो जन्म देता है, मनुष्य की तरह वह भी नए जीवों का सृजन करता है। इसलिए जिनको हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं निकट भविष्य में, वह नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। और नवीकरणीय में अब आते हैं। और नवीकरणीय मतलब जिसको नया नहीं बनाया जा सके। तो और नवीकरणीय में नया नहीं बनाया जा सके, उसमें दो पार्ट में हम इसको बांटते हैं। एक होता है जिसका पुनः चक्रीय, जैसे धातु है, लोहा है, सोना है, चांदी है, सबका आभूषण बनता है। हम जानते हैं धातु जो है धरती के गर्भ से खोद करके निकालते हैं, फिर उसको हम आकार देते हैं। तो कोई अलग अलग आभूषण कान में, नाक में, अलग अलग जगह पहनते हैं इसको। लेकिन अगर उसका आकार टूट गया, पायल बनाता है, कानर बनाता है, नाकर बनाता है, वह टूट गया,
तो टूट गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको गला करके फिर नया बना सकते हैं ना, नया आकार दे सकते हैं। और धातु का उपयोग उस तरह हुआ। लोहा का वस्तु हम उपयोग करते हैं तो देखते हैं आप लोग, फेरी वाला आता है जो पूरा फटा पुराना, जो बोलता है कि टूटा फूटा लोहा टिनाई सब दीजिए हमको, तो वह जो लोहा ले जाता है, तो लोहा वह जाता है बड़े व्यापारी को देता है, वह फिर जो है कंपनी को माल बेचता है, उन लोहा को गला करके फिर नए नए वस्तुएं वह बना देता है। मतलब धातु का अनवीकरणीय संसाधन है, बनेगा जल्दी नहीं, लेकिन उसका पुनर्चक्रण संभव है। हम उसको गला करके नया रूप दे सकते हैं, समझ रहे हो ना, हम उसको नया रूप दे सकते हैं। लेकिन उसका जल्दी निकट भविष्य में बोलेंगे धातु जब है, अब जहां से खोद के धातु का मटेरियल निकाले, क्या वहां जल्दी बन जाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन उसका पुनर्चक्रीय कैसे होगा, उसको गला करके हम नया रूप नया आकार दे सकते हैं, व्यर्थ अगर जा रहा है कोनो, ठीक है। लेकिन जीवाश्म ईंधन यह आपका अचक्रीय है, या एक बार उपयोग में आ गया तो पुनः इसका 1000 साल लाख साल के नजदीक में फिर इसका पुनर्चक्रण संभव नहीं है। यह बहुत हजारों साल लाखों साल बाद बनता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है कि धरती के गर्भ में छिपे जो प्राचीन समय में आए हुए भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट, किसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो धरती के गर्भ में पेड़ पौधा दब गया, वह पेड़ पौधा जो है अपघटित होकर के क्या बना, कोयला बना। अब कोयला के खदान से हम खोद खोद करके कोयला निकाल रहे हैं, तो निकाल तो रहे हैं, लेकिन जहां से खोद खोद के निकाल रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि जितना निकालते जा रहे हैं फिर वहां नया निर्माण हो रहा है, नहीं। दिन प्रतिदिन खाद्यान्न में उसकी मात्रा घट रही है, तो उसका पुनर्चक्रण जल्दी संभव नहीं है। फिर धरती पर वैसा प्राकृतिक घटनाक्रम होगा, धरती के अंदर में पेड़ पौधे दबेंगे, मानव या जीव जंतु दबेगा, तो वह धरती से धरती के गर्भ में अपघटित होकर के वह बनेगा पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम बनेगा, जिससे हम लोग ईंधन के रूप में तेल, कोयला, क्या बोलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल के रूप में उपयोग करते हैं। लकड़ी जो दबी उसका उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, कोयला के रूप में करते हैं। क्या कोयला या पेट्रोलियम जो भी ईंधन के रूप में हमें जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं, क्या वह जल्दी बनना संभव है? नहीं है संभव। पुनः चक्रण उसका जल्दी संभव नहीं है, हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, इसीलिए यह अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। समझ में आया आप लोग को? अब आ जाइए, कोई छूटा है इसमें? ये मानवीय संसाधन हमारा छूटा हुआ था। तो मानवीय संसाधन में एक होता है संरचना एवं संस्था। तो मानव जो है कोई काम, हर काम एक आदमी नहीं कर सकता, हम अकेले सारा कार्य नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम क्या दर्जी भी हम ही हैं, हम शिक्षक हैं तो हम शिक्षक वाला काम करेंगे, कोई दर्जी वाला काम करेगा, कोई बढ़ई का काम करेगा, कोई सड़क बनाने का काम करेगा, कोई बिजली मिस्त्री है, कोई मोबाइल बनाने वाला है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग संस्था है, विद्यालय चलाने वाला अलग है ना, सरकारी संस्था चलाने वाला अलग है, निजी संस्था चलाने वाला अलग है, उनमें कई सारे संगठन मिलकर काम करते हैं। हम एक समाज का हिस्सा भी हैं, तो समाज के हिस्से में हमें अलग अलग व्यक्ति से काम लगती है। पशुओं वाला काम कराना है पशु का, तो उसके लिए जो है कोई अलग देखभाल करने वाला है। किसानी करते हैं हम लोग, किसान के बच्चे हैं तो किसानी करते हैं, गेहूं या धान रोपने के लिए अलग, जोतने वाला अलग, आर गोरा छाटने वाला अलग ना, तैयारी करने वाला, थ्रेसरिंग करने वाला अलग। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग कुशलता होती है। मकान बनाने वाला मजदूर अलग होता है, सब में अलग अलग कुशलता होती है, और अलग अलग कुशलता वाले व्यक्ति सब मिल करके मानव का एक संगठन है। और संगठन जो है वह क्या है, संसाधन है। जो व्यक्ति, जो मानव हमारे काम में आता है वह हमारा संसाधन है। समझ गए ना? हम भले उसके बदले कुछ अदा करते हैं, रुपया अदा करते हैं, लेकिन हमारे काम में तो आता है, हमारे काम को आसान बनाता है। हम सभी काम अकेले नहीं कर सकते हैं, हमारा काम वह करता है, उसका काम हम करते हैं, कोई और करता है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग गुणवत्ता होती है, अलग अलग किस्म की उसमें कौशल होती है। वह काम को संरचना के द्वारा, संगठन के द्वारा क्या होता है, आसान बनाता है। अब आ जाइए मात्रा एवं गुणवत्ता। किसी भी संसाधन में ये मायने रखता है, कोई भी देश तरक्की में, कि उस देश में जनसंख्या कितनी है। मान लो इस देश में लगभग 140 करोड़ के ऊपर जनसंख्या है भारत में, तो भारत में युवाओं के प्रतिशत कितना है? ऐसा बताया जाता है कि 65% लगभग भारत में युवा लोग, युवा पीढ़ी के लोग हैं, जिसकी आयु 18 साल से 35-40 साल के बीच का है। तो युवा पीढ़ी में एक अलग जोश होता है, काम करने का जज्बा होता है, बड़े से बड़े और कठिन से कठिन कार्य वो कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो कार्य करने के लिए सबको सरकारी नौकरी तो नहीं होगी, तो सब में अलग अलग कुशलता होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने भी एक कार्यक्रम चलाया है कि अलग अलग युवाओं को अलग अलग कौशल और प्रशिक्षण दिया जाए। कौशल मतलब आपका गुण हो गया, ट्रेनिंग हो गया,
क्या हो गया कि किसी को दे दिया इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेनिंग, तो इलेक्ट्रिक वाला काम करेगा। कोई जो है मकान बनाने जानता है, कोई बिजली का काम करने जानता है, कोई जो है पंखा बनाने जानता है, अलग अलग। कोई सड़क का इंजीनियरिंग का काम करता है, कोई शिक्षक में है, कोई डॉक्टर बन गया। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग कुशलता अगर आएगी, हर व्यक्ति अगर काम करेगा तो वह एक दूसरे का सहयोग ही किया। तो मात्रा एवं गुणवत्ता भी हमारे, जिसके अंदर हम लोग काम में किसको रखते हैं, हम ऐसा थोड़े है कि घर का काम करने वाले मिस्त्री को हम खाना बनाने में रखते हैं, नहीं रखते हैं। हम लोग खोजते हैं कि कौन कुशल जो है खाना बनाने वाला रसोईया है, कारीगर है, उसी को न रखते हैं, कारीगर को ही हम लोग रखते हैं। मकान बनाने वाला हम बोलते हैं कि यह व्यक्ति मकान का काम जानता है, उसको ही काम देंगे। पढ़ने के लिए जो है हम जो पढ़ाता है उसी के पास न पढ़ने जाएगा। पढ़ा लिखा बहुत लोग है, MA BA तो बहुत लोग करा हुआ, लेकिन वो पढ़ाता नहीं, तो उसके पास नहीं रहता है लोग पढ़ने के लिए। क्योंकि को हर चीज में क्या चाहिए, कौशल चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, उसका जो है अभ्यास चाहिए। और जिसके पास अभ्यास है, लोग घर से भी सोचते हैं कि नहीं वो पढ़ाता है बहुत दिन से, तो उसके पास जाओ, अनुभव होगा, तो उसके पास कुशलता है। वो डॉक्टर बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा है, उसके पास जाओ। तो मात्रा एवं गुणवत्ता भी हमारे संसाधन के ही इकाई है। नवीकरणीय मतलब नया, और नवीकरणीय मतलब जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता। इस चार्ट को मिटाइए, दूसरा तरीके से अब इसमें बताएंगे। का संसाधन को हम अगर प्रकार में बांटे तो उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। तो पहला अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बांटे तो आ गया जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहेंगे कि वह संसाधन जिसमें जीव मंडल के सजीव प्राणी आते हैं। तो सजीव प्राणी में जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, जीव जंतु हो गया, वनस्पति आ गई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, मनुष्य, पेड़ पौधे, मनुष्य, पेड़ पौधे और क्या, पक्षी। यह क्या हो गया, जैव संसाधन। क्या होगा, जैव संसाधन। अब आ जाइए अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के अंतर्गत वैसे वह आएंगे जो निर्जीव वस्तु होगा। जो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहेंगे। लेकिन हमारा संसाधन है तो क्या क्या है, चट्टान, धातु, क्या लिखेंगे, चट्टान, धातु, खनिज। चट्टान, धातु और खनिज हो गया। इसको समझ गए आप लोग। इसमें सजीव जगत आएगा, इसमें निर्जीव आएगा, लेकिन दोनों हमारा संसाधन है। सजीव जगत को जैव संसाधन और निर्जीव जगत को अजैव संसाधन। अब आ जाइए दूसरा में क्या है, उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन थोड़ी देर पहले भी हम बता चुके हैं। इसका उदाहरण में क्या दे सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, अलग अलग लिख सकते हैं। और नवीकरणीय संसाधन में क्या कर लिख सकते हैं, उदाहरण में और नवीकरणीय में क्या है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है। अब आ जाइए स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण या प्रकार। तो पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे, जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे ये मेरा जमीन है, मेरा घर है, इसमें मेरा खास व्यक्तिगत मेरा हक है, अधिकार है। आपका तालाब, आपकी खेत, आपका बगीचा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। वो आपका है ना, उसमें दूसरे का नहीं ना हक। तो हम सरकार को इसके लिए क्या देते हैं, कर अदा करते हैं, टैक्स अदा करते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन में क्या हो जाएगा, आपकी निजी भूमि हो जाएगा, निजी बगीचा हो जाएगा, निजी बगीचा वगैरह हो गया, दे दिए। तालाब हो जाएगा, बगीचा, तालाब, ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे, वैसे संसाधन जिसमें समुदाय विशेष का अधिकार क्षेत्र पड़ता हो। जैसे गांव का मंदिर, मस्जिद, हवा महल, इस सब जगह पर कोई भी जा सकता है। खेल का मैदान जहां लोग समूह में जा सकते हैं। आपके गांव की सड़कें ना, ये समुदाय के संसाधन है। किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो, बल्कि समुदाय विशेष का हो। मंदिर में जाना हर कोई जा सकता है, हवा महल बना है वहां हर कोई बैठ सकता है जा करके, मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, गिरजाघर जा सकता है। जो सामुदायिक संसाधन है इसको क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन। समझ गए इसको। सामुदायिक संसाधन यहाँ देते हैं मंदिर, जो आप समझ सकते हैं। फिर क्या लेंगे, हवा महल, मंदिर, हवा महल। राष्ट्रीय संसाधन, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में पूरे राष्ट्र की जितनी भी चीज संसाधन है वह राष्ट्र की संपत्ति है।
हम लोग भी सरकार का, राष्ट्र की संपत्ति है। हम स्वयं भी, हम तुम सब किसकी संपत्ति है? राष्ट्र की संपत्ति है। तुम्हारा हम भाई है या बहन है, कुछ भी, तो हम तुमको जान से मार सकते हैं? तुम कहेगा मेरा भाई है, हम मारेंगे जान से? नहीं। कि संसार में जो जन्म ले, भारतवर्ष में जो जन्म ले लिया अपना राष्ट्र में, वो हमारा भाई तो है ही, लेकिन राष्ट्र के भी वह संपत्ति है। और जितने भी संसाधन सरकार को कभी जरूरत पड़ती है तो वह हमारा भूमि भी अधिग्रहण कर सकता है। अब कोई सड़कें निकालनी है, उसको जगह नहीं मिला, वहां पर कोई बस्ती बसी हुई है, तो बस्ती बसी हुई है तो क्या करेगा? उसको उतना मुआवजा देता है कि आप ले लीजिए, आपका इतना पैसा लीजिए, दूसरी जगह कहीं बसावट कर लीजिए, यहाँ से हम सड़कें निकालेंगे। क्यों? कि आप तो सिर्फ यहाँ 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति का गांव उजरेगा, घर उजरेगा। एक गांव में किसी किसी का सड़क किनारे जो घर बना रहेगा 50 व्यक्ति का उजरेगा, लेकिन उसमें 50,000 व्यक्ति सुलभ होगा। ट्रेन उस होके जाएगी, तो रेलवे लाइन जाएगी या सड़कें जाएगी, तो बहुत लोगों को ना उसमें क्या सुविधा होगी। जहाँ बहुत सारे लोगों को सुविधा होगी तो वहाँ कम लोगों की क्या हो जाएगी? अनदेखी किया जाएगा। अनदेखी भी ना कह सकते हैं, उसको उतना मुआवजा मिलता है 5 गुना 10 गुना, ताकि वह दूसरे जगह बसावट कर सके और आपको स्वयं भी लाभ हो। तो सड़कें बनाने के लिए, रेलवे लाइनें बिछाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार जमीन को भी क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकती है। आपकी जमीन है, आप ये नहीं कर सकते हम नहीं देंगे, आपको देना होगा, आपको उतनी मुआवजा मिलेगी। तो क्यों? क्योंकि राष्ट्र के अंदर सब किसकी संपत्ति है? राष्ट्र की संपत्ति है। इसीलिए क्या कर सकते हैं, देश के अंदर क्या क्या विद्यालय तो है ही, अब विद्यालय तो दे सकते हैं। विद्यालय और भूमि, विद्यालय भूमि, भूमि दे सकते हैं, विद्यालय देते, भूमि क्या बोलते हैं, रेलवे, ठीक है, ठीक है। देश के अंदर सारे संसाधन, कौन संसाधन है? हाँ, सभी चीजें क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। अब आ जाइए, कौन बचा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या है? ये हो गया अपना भारत, और ये हो गया श्रीलंका या कोई भी दूसरा देश। इसके बीच में यहाँ समुद्री मार्ग, तो समुद्री मार्ग है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक मान लीजिए इस जगह तक 200 किलोमीटर पूर गया, इस जगह तक यहाँ तक 200 किलोमीटर पूर गया, तो 200 किलोमीटर इसका और 200 किलोमीटर इसका स्थलीय सीमा से समुद्र के बीच तक 200 किलोमीटर उस देश का संपत्ति माना जाएगा कि इस देश का अधिकार क्षेत्र में आता। ये बीच का जो क्षेत्र बना, अब कोई दूसरा देश यहाँ से समुद्री जहाज ले जाएगा और उसको होकर के वो आयात निर्यात करेगा कोई चीज का, तो उसको आने जाने की क्या होगी? छूट होगी। ये अगर मान लो ये कहेगा कि नहीं, इस होके श्रीलंका और भारत दोनों मिल जाएगा, बोले नहीं देंगे दोनों जाने के लिए, तो वैसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र में भी 200 किलोमीटर तक ही आपका अधिकार क्षेत्र है। उसके बाद क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाएगा वो? समझ गए बात को? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझे? जो देश की सीमाओं के बाहर हो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए, उसमें हो गया। अब विकास के स्तर पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। विकास के स्तर पढ़ेंगे क्या? संभावी संसाधन। वह संभावी मतलब संभावना, वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है, किंतु उसका उपयोग अभी नहीं किया गया है, उसका उपयोग किया जाने का संभावना है। जैसे हम लोग छोटे थे तभी अपने क्षेत्र में यहाँ चेक चाक करने के लिए आया था कि जमीन के अंदर कहीं तेल उल तो नहीं है, तो चेक चाक करके गया है। तो बहुत समय पहले की बात है, 15-20 साल हो गए पहले। तो उस समय कुछ लोग और भी थे, और वह भी बताएंगे आपको कि चेक करके गया, मतलब भारत सरकार देख करके रखी है कि यह संसाधन है। कभी वैसी स्थिति हो गई कि तेल उल दूसरा देश से नहीं आने लगा, तो हम अपना निकाल के रिफाइनरी करेंगे, उपयोग में लाएंगे। तो वह संसाधन जिसे देख रेख करके रखा गया है, लेकिन भविष्य में उपयोग करने की संभावना है, उसको क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन। उसे दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर। वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग जानबूझकर कर रहे हैं, तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग अभी कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं? सौर ऊर्जा का करने लगे हैं, विद्युत ऊर्जा का करने लगे हैं, जिसका उपयोग हम लोग करने लगे हैं, जिस पर हम लोग जान रहे हैं कि यह संसाधन हम आत्मनिर्भर हो गए। बिजली हमारे देश में सबके घर में मिल रही है, तो विद्युत ऊर्जा। तो ये संसाधन में क्या है? यह संसाधन में हम लोग विकास कर चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। भंडार संसाधन किसको कहेंगे? भंडार संसाधन वह है
कि जिसको सरकार ने या हमारे देश की सरकार देख रेख करके संचित करके रखा है कि कभी जरूरत पड़े तो हम इस संसाधन का उपयोग करेंगे। अभी वर्तमान में नहीं कर रहा, अभी जैसे खरीद के कर रहा है। जैसे घर में आपका चावल है, अनाज है, सारी चीजें हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उनको अपना रख दिए हैं, गेहूं रख दिए हैं, 2 ड्राम घर में रख दिए हैं और खरीद खरीद के आप उपयोग में ला रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जिस समय बढ़ेगी दाम, कीमतें बढ़ जाएगी, उस समय अपना घर का उपयोग करेंगे। सेम वही बात देश की सरकार भी करती है। देश की सरकार क्या करती है, खाद्यान्न का भी भंडारण करती है। किसका, खाद्यान्न का। और बहुत सारे धरती के गर्भ में जो है छिपे हुए यूरेनियम हो गया, ठीक है, यूरेनियम हो गया, कई सारे धातु है, उसका क्या क्या है, देख रेख करके रखा है। अगर उसको खाद्यान्न से अभी निकाल लेगा और उसका उपयोग कर लेगा तो फिर दूसरे देश से अभी लेना बंद कर देगा। तो आने वाले समय में कभी भारत पर संकट हो गया तो दूसरे देश क्या करेंगे, नहीं देने लगे, तब वैसी स्थिति में संकट में पड़ जाएगा देश। इसलिए सरकार क्या किया है कि कुछ संसाधनों को अपने यहाँ देख करके रखा हुआ है। इसको क्या कहेंगे, भंडार संसाधन, भंडारण करके रखा है। फिर हो गया संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन में क्या है, वैसे संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है। इसमें उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में इसको लाया जाता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। साधन वनों में या बांधों में जल के रूप में ही भी संचित है। संचित कोष संसाधन क्या है, सरकार जानती है कि कुछ कुछ नदियों पर हम जो है, जैसे कोसी नदी पर, गंगा नदी पर तो कभी कहीं कहीं पर है, गंगा नदी पर क्या है, जल विद्युत बन रहा है, पनबिजली निर्माण किया जा रहा है। तो जो और भी सारी नदियां हैं उन पर सरकार की नजर है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन नदियों पर भी हम क्या करेंगे, पनबिजली लगाएंगे, मतलब जल विद्युत का निर्माण करेंगे। उसको रखा है, अपना देख रेख के रखा है, जरूरत पड़ेगा तब इसको में उपयोग में लाया है। वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे, संचित कोष संसाधन। बोलिए इसमें समझ